है ना, अब ध्यान आया मुझे। हाँ ऑन हो चुका, 1 मिनट। हाँ ऑन है। तो 1 मिनट रुको जरा, मैं यार दोबारा से करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ ऑन है बस, देखिएगा, सॉरी चेक करना मैं भूल गया इसको ऑन करना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं कौन सी चीज को, और उस ऑब्जर्वेशन को लिखना भी होता है कि हम लिख क्या पा रहे हैं उसको। अब जैसे कि मैं बात कहूं कि भाई मुझे भैंस बहुत सुंदर लगती है, तो इसमें मेरे भैंस के सुंदर लगने को मैं मेजर नहीं कर सकता, उसको माप नहीं सकता, उसको कोई मैं एक ऐसा स्केल नहीं बना सकता, कोई यूनिट नहीं बना सकता कि मैं जिसको उससे मेजर कर सकूं। अब मुझे सुंदर लग रही, हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त हो उसको कम सुंदर लगे, तीसरा कोई दोस्त हो उसको बिल्कुल भद्दी दिखे, है ना। तो इसका सभी का ऑब्जर्वर का सभी का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, और सभी की अलग अलग चीजें हैं कि अलग अलग मेजरमेंट है, और जिसको एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो दो तरीके से होता है ऑब्जर्वेशन भी, एक होता है सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है और एक ऑब्जर्वेशन होता है, और एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है। सब्जेक्टिव का मतलब तो वो होता है कि जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, हमें नहीं पता भाई वास्तव में कि भैंस अगर सुंदर है तो कितनी सुंदर है, मैं नहीं बता सकता कितनी सुंदर है, मैं सिर्फ कंपेयर कर सकता हूं, कैसे, भैया उससे ज्यादा सुंदर है, कि ऐश्वर्या राय बच्चन से ज्यादा सुंदर है, ऐसे, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सटीक एकदम मेजरमेंट में दूंगा, कैसे, कि भाई मैं अपनी हाइट की मेजरमेंट कर रहा हूँ, हाइट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है, ये जो सामने कोई पेड़ है उस पेड़ की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है, बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन हो सकती है ना। तो दो तरीके से ऑब्जर्वेशन होगी, एक सब्जेक्टिव होगी एक ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव को हम मेजर कर सकते हैं। अब ज्यादा इस पचड़े में हमें पढ़ना नहीं है, अब हम आगे का डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं आपसे बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस करता हूं, और मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताना जरा कितने टाइप की होती है। आप कहोगे सर एक तो स्केलर होगी, दूसरी वेक्टर होगी, दो ही होती हैं और हमने दो ही पढ़ी हैं। गलत है, गलत पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक में गलत लिखा होगा, नहीं, लेवल के अकॉर्डिंग है ना, वो 11th-12th के लेवल तक आपने सिर्फ दो टाइप पढ़े होंगे, स्केलर और वेक्टर। लेकिन मैं ये जो लेवल लेकर के चल रहा हूँ आईटी जेई नीट का, उसमें आप 5 तरीके से पढ़ेंगे, और आपका 11th-12th में ही होंगी वह सारी चीज, 11th-12th में ही होंगी, घबराइएगा नहीं। तो पहली क्वांटिटी कहते हैं जिसको हम कहेंगे रेशो। ये भी एक फिजिकल सॉरी राशन लिख जाता है मुझसे अक्सर, रेशो। रेशो का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ना पीछू जी ना आगू जी, है ना, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड होगा इसमें, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ भी नहीं होगा। लाइक दैट, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जांपल जैसे कि मैं कहूं कि डेंस रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनमें, और कुछ नहीं है ना। ना ही इनमें यूनिट है, ना ही इनमें डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है। दूसरी मैं बात करता हूं, रेशियो के बाद आता है स्केलर। स्केलर किसको कहेंगे कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट जरूर होनी चाहिए। जैसे कि भाई मैं अपनी हाइट मेजर कर रहा हूं, तो कितनी होगी, 168 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे यूनिट हो गई, 168 क्या है, वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, क्योंकि हमने कंपैरिजन करी है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हो गई। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट को मिलाकर के हम लिखेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। आई होप इट इज इट विजिबल और फॉर यू।
स्केलर हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखो डिस्टेंस, इसके एग्जांपल हो गया डिस्टेंस हो गया यानी कि दूरी हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, इनमें मैग्नीट्यूड भी होगा यूनिट भी होगी। तीसरी बात करते हैं हम वेक्टर्स। वेक्टर्स में कौन कौन है और क्या क्या है? तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगी, प्लस डायरेक्शन भी होगी। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन इसमें तीन चीज ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी लाइक दैट कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो किस डायरेक्शन में है ना, कितना लगा रहे हैं कि हमने लगाया फोर्स ऐसे करके, तो पहले तो कितने न्यूटन, न्यूटन हो गया यहाँ पे, यूनिट कितने हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन की हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसमें कोई मतलब ही नहीं, हम लगा फोर्स इस डायरेक्शन में रहे, काम इधर थोड़ी हो जाएगा, वर्क इधर थोड़ी होगा, है ना। वही यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फोर्स हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, टॉर्क हो गया, इसी तरीके से लाइक दैट। वेक्टर्स का मतलब सदिश राशि, परिमाण, मात्रक, दिशा, और इनका एग्जांपल है बल और आपका विस्थापन। चलो सर यहां तीन तक तो कोई हमें प्रॉब्लम खास हुई नहीं। अब चौथी और पांचवी के बारे में आप डिस्कस करिएगा। तो चौथी और पांचवी में यहां पे डिस्कस कर देता हूं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। देखिएगा यहाँ पे पांचवा सॉरी चौथा जो टॉपिक आएगा, इसको कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है जिसको हम कहते हैं फेजर। क्या कहेंगे? फेजर। फेजर, रेशियो स्केलर वेक्टर्स, तो ऐसे लगा देते हैं, इसमें भी फेजर्स हो गया। अब जे का बात नहीं है ना, जे कितनी बढ़िया बात है, जे में कितनी बढ़िया बात है। तो इसमें देखो क्या क्या है कि फेजर्स में हम जो फील करेंगे उसको क्या लिखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस फेज, उसमें ऐड करना पड़ेगा। फेज का मतलब होता है एंगल, कि एंगल के साथ में हमें बताना पड़ेगा। विदाउट एंगल वी कैन नॉट डिफाइन द क्वांटिटीज विच आर नोन एज फेजर्स। जैसे कि अब इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहली चीज तो इसका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एसएचएम, एसी वोल्टेज हो गया, और को मारो गोली बस, ऐसे वोल्टेज काफी है। कैसे कैसे अब देखो जरा, इनको सर हम समझ नहीं पाए क्योंकि वो सारी चीज तो हमने प्रैक्टिकली चलो देख भी रखी है, समझ भी रखी है, ये आज नई चीज पढ़ रहे हैं कि ये फेजर में कैसे आ सकता है। तो देखो वेव चलती है इस तरीके से, एक वेव चलती है ऐसे, ये साइन की है, ये कॉस की है। यहाँ पे एंगल का ही तो फर्क है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो एंगल का ही तो फर्क है, बाकी तो एक जैसी। इसी एंगल के साथ में जो मेजरमेंट करेंगे उसको फेजर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी भी कोई भी एसएचएम जो आगे हम डिस्कस करेंगे इन द एट द एंड ऑफ 11th फिजिक्स, वी विल डिस्कस अबाउट y equals to a sin omega t, where is omega t is the phase। ओमेगा टी के साथ में ऐड करके फाई भी लिखते हैं, वेयर इज द फाई इज द फेज, ठीक है ना। ये होता है, इसको कहा जाता है फेज। जब फेज हो गया फिजिकल क्वांटिटी के साथ में, तब हम, और इसकी यूनिट भी होती है भैया, वाई अगर मीटर में तो ये भी मीटर में होगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, फेज है। यानी कि यूनिट भी होगी, मैग्नीट्यूड भी आएगा इसका निकल करके, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और इसके साथ में क्या है, फेज भी है, दैट मींस एंगल भी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फेजर्स। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप। हम बात करें एसी वोल्टेज की, तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही तो चलता है। करंट की हम बात करें तो करंट ऐसे चलता है, सॉरी, करंट कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, सिंपल सी फंडा, क्योंकि रेसिस्टेंस भी लगता है, रेसिस्टेंस कम करता है। इन सब चीजों को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का।
फेजर हमने नया पढ़ा, चलो बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक 5। फेजर्स के बाद आती एक नई चीज, टेंसर। क्या आती है? टेंसर्स। तो टेंसर्स में क्या है? टेंशन नहीं लिखना, टेंशन लेने का नहीं देने का, है ना। टेंसर्स में क्या है सर? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, है पक्का? और कुछ है एक्स्ट्रा? नहीं होता सर। अगर ऐसा है तो आप तो गलत बता रहे हैं, फिर हमको बहका रहे हैं। जाको मतलब तो यही है कि आप बहका ही रहे हमको, पर हम नहीं बहका रहे आपको, आती ना कोशिश कर रहा हूं। देखो इतना ही होना चाहिए, लेकिन इसका एक फंडा है कि क्या, कि इसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे आप हल्की सी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, इसकी वैल्यू बहुत बहुत के छोड़ो सारी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है बिल्कुल चेंज हो जाए, है ना। यानी कि इसका क्या है कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। और इसकी कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है भाई। इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होना चाहिए या इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होना चाहिए, नहीं। जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। एक कंडीशन तो ये है, या तो वो इसको ओबे करे या फिर ओबे करे कि वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, या तो वो इसको ओबे करना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता हो, जिसको हम लिखते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको फॉलो नहीं करता हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर, जिसमें कि सबसे बेस्ट और बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, इसका एग्जांपल मैं दूं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, है ना। चलो मैं यहां से यहां लिख देता हूं। देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। कि जैसे देखे, अगर मैं इस डस्टर को यहां से पकड़ के रोटेट करता हूं, ऐसे रोटेट करता हूं तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ऐसे रोटेट करता हूं तो अलग आएगा, बीच में से पकड़ के करता हूं तो अलग आएगा, साइड में से पकड़ के करता हूं तो अलग आएगा, और दोनों साइड से पकड़ के ऐसे करता हूं तो अलग आएगा। हर तरीके से, यानी कि जैसे जैसे मैं इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता हो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या कि भैया एक पॉइंट पर आने वाले सारे करंट जाने वाले करंटों के बराबर होती है, लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ती है कि नहीं बतानी पड़ती। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है एरो से। अगर मैं डायरेक्शन नहीं लगाऊं तो पता थोड़ी ना चलेगा कौन से तार में कहां को जा रही है बिजली, है ना। इसीलिए डायरेक्शन तो नीड पड़ रही है। मैग्नीट्यूड भी हम बताते कि भाई 4 एम्पियर 2 एम्पियर, और यूनिट भी यानी कि एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन के वेक्टर लॉ को ये ओबे नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कैन से इट वेक्टर, सॉरी टेंसर, आई अपोलोजाइज, टेंसर। इज इट क्लियर? आई होप। अब आपको नोट करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भैया बहुत आप अच्छे हैं, बच्चे हैं, नोट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जल्दी से मैं गिनती गिन रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी, 1 2, चलिए कर दिए रफ, कर दिए रफ। अलग अलग लैंग्वेज निकलती है मेरी भी। चलो आई होप कि इज इट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स बनाते चलना है, बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा जब आपको नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे वाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी से मिटा देते हैं। बारिश का पानी वो बचपन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी। अच्छा, एक फिजिक्स पे गाना लिखते हैं इसी की तर्ज पे, हंस कर के पढ़ लो या रो कर समझ लो, भले तुम समझ लो। अब बना देंगे बाद में, काहे परेशान हो रहे हो, आगे समझो अभी। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ। देखिए, हमने फिजिकल क्वांटिटी की तो हमने बात कर ली कि फिजिकल क्वांटिटीज किस किस को कहेंगे, अब उनका मेजरमेंट कैसे होगा। जितने भी अभी मैंने क्वांटिटीज लिखी, इन सभी में दो चीजें तो थी जो हम अभी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बाकी डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना, सभी का अपना अलग अलग हिसाब होगा। तो हम मैग्नीट्यूड और यूनिट का तो हम जिक्र कर ही सकते हैं। तो यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये होता है। अब आप किसी भी सिस्टम में यूनिट को अगर चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में चेंज हो जाएगी। ऐसे समझिएगा, देखो कि जैसे मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर, कितनी है 168 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब इस यूनिट को मैंने अपनी लंबाई मेजर करने में कितने बार रिपीट करा, यानी कि कितने टाइम्स रिपीट करा, तो 168 टाइम्स मैंने सेंटीमीटर को रिपीट करा। यानी कि n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट करा है n। यूनिट कि किस यूनिट को रिपीट करा है। अब समझना, देखना, मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर। अब मैं लिया हूं मीटर पैमाना, मीटर स्केल, उससे मेजर करने लगूं तो मेरी 1.68 मीटर आएगी फिर हाइट। अब एक चीज देखो, सेंटीमीटर छोटा होता है या मीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर होता है कि नहीं। सेंटीमीटर छोटा है तो न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, मीटर बड़ा है तो न्यूमेरिक वैल्यू कम हो गई, कम ही तो है 1.68 है ना। तो सिंपल सा फंडा क्या हुआ कि सर आप यूनिट भले ही चेंज कर दो, यूनिट भले ही चेंज कर दो तो यूनिट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। आप मुझे सेंटीमीटर में मेजर करो या मीटर में मेजर करो, मेरी हाइट चेंज थोड़ी ना होगी, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर कि Q equals to N1 U1 will be equals to N2 U2। दैट मीन्स कि जैसे जैसे यूनिट चेंज करोगे वैसे वैसे न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, भौतिक राशि चेंज नहीं होगी। जैसे कि बहुत आसानी से हम कर भी सकते हैं कन्वर्ट, लाइक दैट कि भाई कोई गाड़ी है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब मुझे बताओ कि मैं आपसे पूछूं कि भैया मीटर पर सेकंड में चलेगी, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा फंडा क्या है, ये तो यूनिट होगी, ये हो गया है ना। हम N2 और यूनिट 2 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना टाइम अपने पास होगा नहीं क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं IIT JEE का। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को यहीं पे चेंज करोगे, 36 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर 1000, एक घंटे में कितने सेकंड 3600, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से ये कटा और ये कटा हमारा 18 आ गया, 18 से ये कटा 36, 2 जा और 2 5 जा 10, दैट मीन्स कि 10 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत, पक्की बात। अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे बड़े होशियार से कि सर अभी आपने बताया कि यूनिट छोटी होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होती है, और यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिक वैल्यू कम। अब यहाँ देखो यूनिट तो बड़ी है लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू छोटी बड़ी है ना। तो इससे ज्यादा बड़ी आनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि यूनिट छोटी है तो वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी इसके कंपैरिजन में, तो और ज्यादा छोटी है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे अपॉन में है और ये एक इस इंडिविजुअल यूनिट है। अपॉन का मतलब हो जाता है कि अगर कोई चीज छोटी है तो वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, सब खेल अपॉन वाले सिस्टम का है। अगर ये अपॉन ना होता तो देख लो निकाल करके, अपने आप पता चल जाएगी भी 36 किलोमीटर, यहाँ पे आया था 36,000 किलो, 36,000 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा क्वांटिटी को और ज्यादा डेप में जाने की। तो क्वांटिटी पूरी कितनी होंगी भाई, ये तो सिर्फ स्पीड हो गई, स्पीड भी क्वांटिटी, मेरी हाइट ये भी क्वांटिटी है, किसी की गहराई डेप्थ वो भी क्वांटिटी है,
है ना। तो पूरे नेचर में कितनी क्वांटिटी होंगी, लाखों करोड़, पता नहीं कितनी है हमारी ओर से, है लाखों करोड़ तो नहीं होंगी। तो देखो उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है कि मूल भौतिक राशि। फंडामेंटल, फंडामेंटल इन द सेंस कि भैया कितने फंडामेंटल है, कि अभी बताता हूं देखो, those physical quantities, those physical quantities which are independent of all other quantities, ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, इन्हीं को कहा जाता है फंडामेंटल। या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी कितनी है ना, ये डिस्कस करेंगे अभी आगे। बात आती है डिराइव्ड की। तो डिराइव का सीधा मतलब क्या है कि भैया जिनमें फंडामेंटल यूनिट्स को तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं घटा गुणा जोड़ लगा करके बनाते हैं। जैसे कि स्पीड, इसमें दो यूनिट मैंने यूज करी है, एक तो टाइम की और एक करी है मैंने डिस्टेंस की। अब ये जो डिस्टेंस की यूनिट है ये फंडामेंटल है, ये टाइम ये भी फंडामेंटल है, और ये पूरी की पूरी मिलकर के क्या बनी, डिराइव बनी। क्यों? क्योंकि भैया डिराइव का मतलब होता है कि फंडामेंटल्स की हेल्प से ही बनेगी, अदरवाइज वो नहीं बन सकती। ठीक है, क्लियर है आई होप। अब फंडामेंटल को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, इसमें लिखना कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस ये चीज जरूर लिखना कि कभी भी चेंज नहीं होगी क्वांटिटी अगर यूनिट को बदल रहे हैं आप। ठीक है ना, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं बाकी का इधर साइड का। अब आगे देखिएगा कि हम फंडामेंटल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फंडामेंटल को जो हम एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें अब हर किसी का अपन अलग अलग सिस्टम फंडामेंटल के लिए, कि फंडामेंटल होती कितनी है, कैसे कैसे होंगी, किस किस को कहेंगे। तो सबसे पहली चीज है, देखो जब पुराने टाइम में, काले हो गया था, जब पुराने टाइम में कोई राजा था तो उसने बताया कि भैया इतना जो है वो 1 यार्ड रहेगा, कि मेरे हाथ की मिडल फिंगर की टिप से लेकर के मेरे नोज तक की जो है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं 1 यार्ड कहूंगा। तो दूसरे राजा को होड़ मची कि भैया तू ज्यादा सहनशील है, हम भी करेंगे। उसने क्या करा, उसने अपने पैर का जो, पैर के अंगूठे से लेकर एड़ी तक की डिस्टेंस को कहा फिट, 1 फीट या 1 फुट। ठीक है, रॉयल फुट नाम करा था, रॉयल फुट, और उसको यहां से लेकर यहां तक का बोला था उसने रॉयल यार्ड, YARD, गज कहते हैं जिसको। तो अब एक बात बताओ भैया, वो राजा है ब्रिटिश, अब मैं यहाँ भारत के अंदर बैठा हूँ, मैं उसका हाथ और नाक तोड़ के थोड़ी ना लेकर आऊंगा, भैया मुझे जल्दी चल घर की तरफ, मुझे इतनी लंबाई नापनी है, मारेगा और मेरा यही हाल होना। तो इसमें क्या करा जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भैया, मैं थोड़ी एक्सेप्ट कर लूंगा यार, तेरी नाक तेरा मुंह तेरा हाथ मेरा सुसरा कहीं भी लेकर डूबो ना, क्यों किसी के पैरों को ले लेकर नापेंगे हम, किसी के बाप के गुलाम थोड़ी हैं। तो क्या करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। जब एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसने क्या करा, तो देखो अपने टाइम के मैं बता रहा हूं कि सबने अपने अलग अलग सिस्टम बना लिए, सभी ने अपने अलग अलग, कि किसने कैसे कैसे बनाया। देखो CGS बना एक, दूसरा बना FPS, तीसरा बना MKS। इनको समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा कि यूनिट, जैसे भी मैं ये राजा वाली कहानी बता रहा था कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि भैया ये यूनिट एकदम सही है, तो सबसे पहली चीज कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अब राजा के हाथ और नाक को मैं काट के चलो हाथ को ले भी आऊं, और कटने के बाद तो सीधी बात है मुरझा जाएंगी उंगलियां, मुड़ गई, तो ये लंबाई कम हो गई, है ना, कम हो गई, तो क्या ये सटीक रहेगा, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो ये इसीलिए यूनिट नहीं माना जा सकता उसको। ठीक है ना, यानी कि इनवेरिएबल होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, भाई वो वहां तक हमारी पहुंच जरूर होनी चाहिए, आसानी से मिल जाए हमको वो।
अब मैं जाऊं उसका राजा का हाथ तोड़ने के लिए, तो हो सकता है कि मैं ही जेल में बंद हो जाऊं, तो मुझे आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगी ये चीज। हो सकता है मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े और मैं शहीद हो जाऊं। तो इजीली होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा क्या है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल होना चाहिए बहुत इजी तरीके से कि उसको हम एक्सेप्ट कर सकें। तो बदलना नहीं चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो बहुत है इतनी अभी फिलहाल के लिए, है ना। चलो अब आगे समझो। देखो अब सीजीएस की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि कितने तरीके से यूनिट को डिफाइन करा गया था उस टाइम पे। सीजीएस का मतलब था कि लेंथ, मास और टाइम, कैपिटल बना देते हैं चलो, एल, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को यहां पर ग्राम सॉरी सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करा गया, इसीलिए इस सिस्टम को कहा गया सीजीएस। इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करा गया फुट में, मास को मेजर करा गया पाउंड में जिसको एल भी लिखते हैं, टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करा गया मीटर में, मास को मेजर करा गया किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करा गया सेकंड में। यही हमने पढ़ा है अभी तक। तो इसमें एक चीज गलत पड़ी है। 11th-12th के लेवल की हम बात करें तो एक चीज उसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आईआईटी के लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज गलत है। वो गलत क्या है? वो गलत है ये चीज कि एफपीएस सिस्टम में मास को पाउंड नहीं कहा जाता, या फिर मास की यूनिट पाउंड नहीं होती है, कतई भी नहीं होती है। नोट करके लिख लेना कि पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट। ये भार की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है, मास की यूनिट नहीं होती है। ये नोट कर लेना अभी नोटबुक में। तो ये किस चीज की यूनिट होती है? यहाँ पे मतलब मास की यूनिट क्या आएगी एफपीएस सिस्टम में? तो वो होती है स्लग, SLUG, स्लग, यानी कि मास की यूनिट स्लग होती है। और ये जो पाउंड होता है ये क्या होता है? वेट की यूनिट होती है। तो फिर ये पाउंड लिखा क्यों जाता है? इसलिए लिखा जाता है कि एक पाउंड में LB, एक पाउंड में 0.4536 किलोग्राम वेट होता है। कि एक पाउंड का मतलब समझिएगा कि इतने किलोग्राम में जितना वेट होगा उस वेट को पाउंड कहा जाता है। नहीं समझे? 453.6 ग्राम में जितना वेट होगा, वेट, उस वेट को कहा जाता है पाउंड। तो सर स्लग में कितना होता होगा? तो एक स्लग में 14.57 किलोग्राम होते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम एंड पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट। इज इट क्लियर? नोट करके लिख लेना। एक चीज देखो अब यहाँ पे, सेंटीमीटर का बड़ा भैया मीटर होता है, ग्राम का बड़ा भैया किलोग्राम होता है, सेकंड तो सेकंड है ना। इसका मतलब क्या है कि सर सीजीएस तो छोटा भैया हो गया, एमकेएस बड़ा भैया हो गया, और एमकेएस को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाए और ज्यादा खोल दिया जाए तो यहां बनकर के आएगा फिर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, और इस एसआई सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो एसआई सिस्टम में कि सबसे पहले तो एसआई सिस्टम होता क्या है, एसआई क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा एसआई सिस्टम, ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक एब्रीवेटेड फॉर्म है। एब्रीवेटेड का मतलब संक्षिप्त शब्द। सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनाइट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई। इसमें 7 तरीके की यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि बेसिक मानी जाती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जिसको हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट जो होती है मीटर होती है। जिस तरीके से उस यूनिट को रिप्रेजेंट करा जाता है मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है ना। लेंथ की होगी मीटर, मास की होती है किलोग्राम। छोटा के बनाना है, बड़ा के नहीं बनाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कैपिटल के जी लिखते हैं, जो कि गलत होता है। आप क्या लिखेंगे? स्मॉल के और जी। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं ऐसे करके, SEC। ये गलत होती है, एग्जैक्ट है S। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखा जाता है, लेकिन डिग्री केल्विन करके लिखते हैं, जो कि गलत होता है। केल्विन लिखा जाता है सिंपली, कैपिटल के बनेगा, इतना ध्यान रखना। करंट की हम बात करें तो एम्पियर लिखा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पर है, दैट्स व्हाई कैपिटल लेटर आएगा। साइंटिस्ट के नाम पर है इसीलिए कैपिटल लेटर आएगा। बाकी इनमें कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं, इसीलिए स्मॉल से चल रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, इसीलिए इसको कैपिटल C और D लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा तालमेल बिठा दीजिए, क्योंकि अगर कैपिटल C लिखेंगे तो वो कूलाम बन जाता है ना। चलिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखा जाता है मोल, और ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, दैट्स व्हाई ये स्मॉल से स्टार्ट होगा। मोल, ना तेरा मोल ना मेरा मोल, हम दोनों हैं बेमोल, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा अब तक। तो इतना नोट कर लीजिए, बस इसको याद ही करना पड़ेगा। इसमें याद करने वाला इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास। भाई दो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कहते हैं जिसको, खत्म कर ऐसे, ठीक है। अब बात आती है सर कि ऐसा ही प्रेफिक्सेस की, कि कितने की पावर को क्या बोला जाता है। ज्यादा पचड़े में, डीप में हम नहीं जाएंगे, देखिए, क्योंकि डीप में जाएंगे तो बहुत से बच्चे सिर खुजाने लगेंगे, और आपको मेरा नेचर तो आप जानते ही हैं कि मैं ज्यादा डीप में चला गया तो फिर आपको सिर खुजाने लगते हो कि सर बस बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, नहीं तुम गोते खाने लगेंगे फिर। तो देखो, कुछ गिनी चुनी वे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऐसे करके लिख लो आप, 10 की पावर 1 2 को मत मार गोली, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, और भी होती है, 24 तक होती है, होने को तो 30 भी होती है, ब्रोंटो, जियोप, है ना। इसे ज्यादा डीप नहीं जाना भाई। अब देखो, इसको कहा जाता है किलो, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के से, दैट्स वाई यहाँ पे स्मॉल के आता है ये, ठीक है। किलो के बाद आता है आपका मेगा। इसके को आप YouTube के जो लाइक बटन और सब्सक्राइब वगैरह होते हैं ना, वहां पे लिखा होता है कि इतने के, यानी कि 2.7 के, वहां पे स्मॉल के बना होता है, और वो भी देखना जरा ध्यान से कि के का मतलब होता है 1000, यानी कि 10 की पावर 3, इसीलिए वो के का सीन होता है वहां पे। आपने देखा होगा एम भी लिखा होता है, तो एम का मतलब होता है मेगा, मेगा कह लो या फिर मिलियन कह लो, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ये आएगा, ठीक है। इसके लिए ये हो गया। मेगा के बाद आता है आपका गीगा। जीजा मत पढ़ लेना इसको कभी, इसको जीजा बना के घर ले जाओ, जी जी बहुत मारेगी। गीगा, गीगा का मतलब कैपिटल जी, कैपिटल जी के लिए रिप्रेजेंटेशन ये होती। इसको बिलियन भी कहते हैं, बिलियन, बी भी आता है, बिलियन, ठीक है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। आपने रोबोट फिल्म देखी हो पहली, तो जब वो चिट्टी सना के घर जाता है, तो जब अपना इंट्रोडक्शन देता है उसकी माता जी को, तो वो कहता है हाय आई एम चिट्टी, फ्रीक्वेंसी 0.2 टेराबाइट, टेराबाइट है ना। तो वो टेरा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 12। आपने एप्पल के लैपटॉप में भी देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा कि टीबी करके कुछ आता है ना, जैसे कि 1 टेराबाइट की इसकी मेमोरी, तो टेराबाइट का मतलब है 10 की पावर 12। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको किससे करा जाएगा? पेटा, कैपिटल पी, टेरा पेटा, तेरा बेटा नहीं, टेरा, टेरा पेटा। इसको कहा जाता है एक्सा, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करा जाता है, लिखा जाता है एक्सा। और भी होता है,
जोटो होता है इससे अगले 10⁻21, फिर होता है जोटा योटा, योटा होता है फिर 10⁻24, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके मतलब की नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, मतलब कि आपके बताऊं कहां तक है, बस ये है आपके मतलब है। एक मैं लवाब में दे रहा हूं आपको एक एक ऊपर नीचे। इसको कहा जाता है मिली, स्मॉल एम बनेगा, जैसे आपने देखा होगा कि एम से पहले एक और एम बन जाता है तो इसका मतलब हो जाता है मिलीमीटर, कि 10 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है ना, इसीलिए तो मिलीमीटर स्मॉल बनेगा। इतना ध्यान रखना कि कौन सी चीज को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर, उसी फॉर्मेट में होगा वो, मिली हो गया। इसको हम माइक्रो भी कहते हैं, माइक्रो, और माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज बनती है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे कमेंट में करके बताना है कि माइक्रो और माइक्रोन इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इनमें, ये आपको कमेंट करके बताना कि माइक्रो और माइक्रोन दोनों में फर्क होता है, वो क्या फर्क है वो आप बताएंगे। माइक्रोन माइक्रो माइक्रो के बाद हम बात करते हैं यहाँ की नैनो, नैनो वाले ने छेड़ा दिल का साज, पता नहीं कहाँ गया है हमारा सुरताल। देखो नैनो का मतलब और इसके लिए आता है स्मॉल एन, छोटा एन। अब ये आता है फर्मी, इसको फर्मी भी कहते हैं, फेम्टो भी कहते हैं, है ना, कायदे में तो इसको हम यहाँ पे फेम्टो कहेंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट के सम्मान में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको फर्मी लिखा जाता है, FERMI, और दोनों के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है एफ से, चाहे तो आप ऐसे करके बना लो चाहे आप ऐसे करके बना लो। और इसके लिए आता है एटो, आटो मत पढ़ जाना कभी, ऑटो पढ़ो इसको, एटो, ये बन गया जी। ठीक है, आई होप इज इट क्लियर। डेसी डेसी और सेंटी, डेका और हेक्टो मैंने नहीं बताया क्योंकि इनका कोई खास ज्यादा यूज होता नहीं है, सेंटी का यूज होता है। हाँ, सेंटी को आप जानते हैं 10⁻⁻² होता है। आई होप कि अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 यूनिट है जो कि आपके मैं काम की भी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते किसको है, तो देखो सूरज से लेकर के पृथ्वी तक, सन से लेकर अर्थ तक के बीच की जो मेन डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस जो होती है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब देखिए स्मॉल एल बनता है, मैंने गलत बना दिया है, स्मॉल एल, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि कोई भी लाइट एक साल में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। तो वो डिस्टेंस क्या होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। निकालेंगे कैसे कि भैया लाइट की स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ इंटू एक साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, सेकंड, सबका हिसाब लगा, इतना। ठीक है, अब एक और होती है जिसको हम कहते हैं पारसेक। पारसेक को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अर्थ यहां है या सन मान लो इसको, अर्थ ये रही, इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस है ना। अब ये डिस्टेंस यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर एक आर्क सेकंड यानी कि इनके बीच में एक आर्क सेकंड का एंगल अगर बन जाए तो उतनी डिस्टेंस को, यानी कि जिस डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड कर दे, उसी डिस्टेंस को कहा जाता है पारसेक। फुल फॉर्म पारसेक की क्या है, पैरेलैक्टिक सेकंड। पैरेलैक्टिक का मतलब होता है एंगल से, और सेकंड मतलब होता है कि सेकंड, यानी कि सेकंड वाला एंगल बन जाए, आर्क सेकंड कहते हैं जिसको, कि आर्क सेकंड का एंगल अगर बन जाए जिस डिस्टेंस पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, उसी को हम कहते हैं पारसेक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3.07 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये 3 चीज है आपको जो याद करने वाली है, बाकी आप धीरे 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 याद कर जाएंगे। एक चीज और है, उसको भी आप लिख लीजिए, CSL चंद्रशेखर लिमिट, इसको कहते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁻⁻
मास ऑफ सन यानी कि सन का मास होना चाहिए। ये किसके लिए है कि यानी कि कोई भी जब स्टार खत्म होने वाला होता है तो वो कब या कितने वेट पर वो ब्लैक होल बनेगा, इस कैलकुलेशन से पता करते हैं कि मास के सन का जब कोई भी स्टार 1.4 टाइम्स हो जाएगा वो ब्लैक होल बन जाएगा। आई होप कि पूरी क्लास आपने एंजॉय करी हो, सारा कुछ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जैसे जो जो लिखा है वही आपके लिए काम की चीज है, बाकी आप नहीं आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम फोकस करके चल रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि शस्त्र शास्त्र है च रक्षते, दैट मीन्स कि शस्त्र और शास्त्र ही रक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।